वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइस, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं ईमेल के थ्रू। और इन क्वेश्चंस को जब मैंने रिसेंटली स्टडी किया तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस मेरे पास आए थे जो आप लोगों ने पूछे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। और इन बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर भी इन कंसेप्ट्स के ऊपर भी लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन कंसेप्ट से रिलेटेड। दैट इज़ वाई ये वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 5 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों के कोर कंसेप्ट्स क्लियर हों। ओके, इन फ्यूचर मैं और इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं और क्वेश्चंस को लूँगा। आज मैंने एक क्राइटेरिया जो इसमें यूज़ किया है वो ये है कि मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है जो कि काफ़ी रिपीटेडली मुझसे पूछे जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में जब भी क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड करूँगा और मैं उन क्वेश्चंस को लूँगा जो आप लोग मुझसे पूछते हैं और जो रेलिवेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आते हैं जो जनरलाइज्ड हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं कर पाऊंगा। जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको ज़रूर एड्रेस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है, स्पेशली ईमेल के थ्रू, एंड मुझसे अगर कोई टेलीफोनिक डिस्कशन करता है तो उसमें भी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। डू इंस्टीट्यूशन यूज एल्गोस क्रिएटेड फ्रॉम टेक्निकल इंडिकेटर्स? तो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है और लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशंस में जो एल्गोज यूज़ होती हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर से डिराइव होती हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप किसी हेज फंड में जाएंगे या किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जाएंगे जहाँ पे ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है, तो आपको वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे फोकस करता है, दूसरा डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करता है, तीसरा डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करता है, चौथा डिपार्टमेंट होगा जिसको आप HFT बोलते हैं। HFT मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ये जो HFT वाला डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एल्गोज यूज होते हैं, लेकिन ये एल्गोज टेक्निकल इंडिकेटर से नहीं बनाए जाते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। HFT डिपार्टमेंट में जो एल्गोज यूज होते हैं वो स्टेटिस्टिक्स, मैथ्स और क्वांट एनालिसिस के थ्रू उसको डिराइव किया जाता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स से ये डिराइव नहीं होते हैं। ओके, HFT डिपार्टमेंट में जो ट्रेडिंग होती है वो बिल्कुल नैनो सेकेंड्स में होती है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी वहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम माना जाता है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग होती है और नैनो सेकेंड्स में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं वहाँ पर। और उस तरह की ट्रेडिंग के लिए स्टेटिस्टिक्स, मैथ्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का यूज़ करके कुछ एल्गोस को डिराइव किया जाता है और उन एल्गोस को रन किया जाता है उस तरह की ट्रेडिंग को मैनेज करने के लिए। मार्केट में आजकल जो आप कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे देखते हैं जो एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटी आपको देते हैं, वो बेसिकली एल्गोज नहीं है। उनको हम एल्गोज नहीं बोल सकते, वो तो एक तरह से टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पैरामीटर्स को ऑटोमेट किया हुआ है, राइट। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। लेट्स से कि एक टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप है। उस सेटअप में आप 200 डे की मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ आप RSI का यूज़ कर रहे हैं और आप चार्ट पैटर्न्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स से 200 डे की मूविंग एवरेज बुलिश है, मतलब ऊपर जा रही है, और आपको मार्केट में एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ दिखता है। साथ ही साथ RSI जो है वो ओवरसोल्ड है। तो ये तीन चीज़ें जब आपको, ये तीन पैरामीटर्स जब मिलते हैं तो ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बाय करो। ओके, तो ये चीज़ आप मैन्युअली भी ढूंढ सकते हो कि कहाँ पे ये तीनों पैरामीटर्स हैं।
कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि किस स्टॉक में ये सेटअप क्रिएट हो रहा है। जब आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हो, उसके स्कैनिंग फीचर को रन करते हो, तो आपके पास लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे जहाँ पे ये सेटअप जो है वो क्रिएट हो रहा है और आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। इसको कुछ लोग एल्गो बोलते हैं, लेकिन ये एक एल्गो नहीं है। ये तो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पैरामीटर्स को आपने ऑटोमेट कर दिया है। जो चीज़ पहले आप मैनुअली स्कैन कर रहे थे, अब वो आपको एक सॉफ्टवेयर स्कैन करके दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एल्गो यूज़ हो रही है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। एल्गोज हमेशा क्वांटिटेटिव एनालिसिस से डिराइव की जाती हैं और स्पेशली उन ट्रेड्स के लिए की जाती हैं जो HFT में यूज़ हो रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप स्कैन करते हो और आपके पास बाय सेल वो आ जाता है, दैट वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की कुछ स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट किया हुआ है। आप उसको ऑटोमेटेड टेक्निकल एनालिसिस बोल सकते हो, उसको आप एल्गो नहीं बोल सकते। ओके। और स्पेशली आप अपने लेवल पे एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज एल्गो ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। और अगर आपके पास 200-300 करोड़ रुपए का कैपिटल है तो आप 10-11 करोड़ रुपए उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको नैनो सेकेंड्स में ट्रेड करना होता है। अदरवाइज आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, HFT ट्रेडिंग आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो कि HFT ट्रेडिंग करता है। उसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग भी हेज फंड्स में की जाती है, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। स्विंग ट्रेडिंग की जाती है, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया जाता है, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, सर जो मल्टीपल स्क्रीन सेटअप होता है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हमने इंटरनेट पे देखा है, हमने किसी मूवी में देखा है कि एक ट्रेडर बैठा हुआ है और 4 स्क्रीन उसके सामने लगी हुई हैं। तो उसके बारे में भी आप बताइए कि उसका क्या रेलेवेंस है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी ट्रेडिंग डेस्क पे या किसी भी हेज फंड में ट्रेडर्स को 2 लेवल पे रिक्रूट किया जाता है। पहला लेवल होता है जूनियर ट्रेडर। जूनियर ट्रेडर का जो रोल होता है वो सिर्फ ऑर्डर पंच करने का रोल होता है। जूनियर ट्रेडर्स के पास वो नॉलेज नहीं होती है कि हम किसी स्टॉक को क्यों बाय कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो जूनियर ट्रेडर्स को नहीं पता होता। वो सीनियर ट्रेडर्स करते हैं। जूनियर ट्रेडर्स का काम ये होता है कि जो सीनियर ट्रेडर बोल रहा है बस उस ऑर्डर को हमको पंच करना है। आपने सब ब्रोकर्स के यहाँ पे देखा होगा कि एक इक्विटी डीलर बैठा होता है, जिसको अगर आप बोलो कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं TCS के, तो आपके लिए ऑर्डर पंच कर देगा, स्टॉप लॉस लगा देगा, टारगेट फिक्स कर देगा, राइट। लोग फ़ोन पर भी ऑर्डर्स पंच करवाते हैं डीलर्स के थ्रू। आजकल ये प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई है बिकॉज लोग अपने आप सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने लगे हैं, लेकिन पहले फ़ोन के थ्रू या ब्रोकर के यहाँ पे जाके डीलर ऑर्डर पंच करता था। ओके। तो वो जो डीलर का काम है वही काम जूनियर ट्रेडर का होता है। उसे सिर्फ ऑर्डर पंच करने होते हैं। इसके अलावा उसके पास कोई और जानकारी नहीं होती कि हम क्यों इस शेयर को बाय कर रहे हैं, क्यों हम इस शेयर को सेल कर रहे हैं। सीनियर ट्रेडर्स जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस सेक्टर में बाइंग करनी है, किस सेक्टर में सेलिंग करनी है, किस स्टॉक को परचेस करना है, कितनी क्वांटिटी में परचेस करना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है। और सीनियर ट्रेडर्स ये इंफॉर्मेशन जो है वो जूनियर ट्रेडर को कम्युनिकेट करते हैं, इस शेयर को इस रेट पे बाय कर लीजिए, इतना इतना आप स्टॉप लॉस लगा दो। जूनियर ट्रेडर का जो रिक्रूटमेंट होता है वो अलग होता है, सीनियर ट्रेडर का रिक्रूटमेंट अलग होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक जूनियर ट्रेडर सीनियर ट्रेडर बन जाए। जूनियर ट्रेडर हमेशा जूनियर ही रहेगा, भले ही वो 10 साल काम करे तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आ जाएगा। सीनियर ट्रेडर्स का जो जब रिक्रूटमेंट होता है तो वो सिर्फ उनकी स्किल के बेसिस पे होता है कि आप एक गिवन कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। उस स्किल के ऊपर सीनियर ट्रेडर्स को रिक्रूट किया जाता है। और सीनियर ट्रेडर्स होते हैं जो कि फर्म, उस पर्टिकुलर फर्म के कैपिटल को मैनेज करते हैं और रिटर्न जनरेट करते हैं। जो मल्टीपल स्क्रीन सेटअप आप लोग देखते हैं वो जूनियर ट्रेडर्स की डेस्क पे होता है, जहाँ 4 स्क्रीन लगी होती हैं।
और वो 4 स्क्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि एक स्क्रीन में कमोडिटीज़, एक का पूरा जो उनका सॉफ्टवेयर है वहाँ पे कमोडिटीज़ के ऑर्डर वो लोग पंच करेंगे, दूसरे स्क्रीन पे इक्विटीज़ के पंच करेंगे, तीसरे स्क्रीन पे फॉरेक्स के पंच करेंगे, फोर्थ स्क्रीन पे जनरली क्रिप्टो वगैरह अगर करते हैं तो वो आता है, या फिर वहाँ पे न्यूज़ चलती रहती है। सीनियर ट्रेडर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू एक मेमो क्रिएट करके भेजते हैं जूनियर ट्रेडर्स के पास, और जितने भी जूनियर ट्रेडर्स हैं, जैसे एक सीनियर के अंडर अगर 10 जूनियर ट्रेडर्स हैं, वो उस ऑर्डर को अलग अलग रेट पे जो सीनियर ने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे वो पंच करते हैं। ओके, सीनियर ट्रेडर्स की अगर आप डेस्क देखेंगे तो सीनियर ट्रेडर्स की डेस्क में आपको सिर्फ एक लैपटॉप दिखेगा और एक नोटबुक दिखेगी और कुछ फाइल्स दिखेंगी जिसको प्रोफाइलिंग बोलते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा सीनियर ट्रेडर्स की डेस्क पे आपको कभी भी मल्टीपल स्क्रीन सेटअप नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक सिंपल सा लैपटॉप, उसमें एक आपको चार्ट दिखेगा जिसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं होगा, और सीनियर ट्रेडर्स अपना एनालिसिस उस पर करते रहते हैं और फिर वो जूनियर ट्रेडर्स को मेमो भेजते हैं जो कि उनकी स्क्रीन्स पे आ जाता है कि आपको इस रेट पे इतना 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 ये पंच करना है। ओके, तो आई थिंक कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एच क्या है और एल्गोज किस तरह से एच डिपार्टमेंट में यूज़ होती हैं और एग्जैक्टली एल्गो ट्रेडिंग क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई मोर ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड हाउ मच एक्सपोजर वन नीड्स टू हैव इन ऑप्शंस। ये क्वेश्चन मेरे पास स्पेशली जब मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो पब्लिश किया था उसके बाद मेरे पास ये क्वेश्चन काफ़ी आया है। ऑप्शंस के बारे में लोग और समझना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि 1 साल 2 साल से ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि ऑप्शंस बेसिकली है क्या, वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले ऑप्शंस को समझिए। ऑप्शंस एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑप्शंस एक इंश्योरेंस है। ऑप्शंस को इन्वेंट इसलिए किया गया था ताकि आप इंश्योर कर लें अपनी पोजीशन को। एक इंश्योरेंस पॉलिसी जिस तरह से काम करती है ऑप्शंस भी वैसे ही काम करते हैं। इसलिए हम प्रीमियम वर्ड यूज़ करते हैं जब हम ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं कि हमने इतना प्रीमियम पे किया। प्रीमियम आप इंश्योरेंस पॉलिसी में भी पे करते हैं। सो ऑप्शंस क्या है, लेट्स से कि आपने एक पोजीशन क्रिएट की है मार्केट में, उस पोजीशन को सिक्योर करने के लिए आपने थोड़ा सा प्रीमियम दिया और आपने ऑप्शंस खरीद लिए। लेट्स से आपने बाय किया हुआ है, तो आपने अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक बहुत बड़ी पोजीशन आपने मार्केट में क्रिएट की है जहाँ पे आपने कुछ स्टॉक्स को बाय किया है, तो उसके साथ अगर आप पुट ऑप्शंस खरीद लें तो क्या होगा कि अगर आपका जो बाय आपने किया हुआ है, जो लॉन्ग पोजीशन आपने क्रिएट की हुई है, अगर वो काम नहीं करती, अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो जो पुट ऑप्शंस हैं वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। इस पर्पस के लिए ही ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो कोई एक पोजीशन बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम देके वो उस पोजीशन को सिक्योर कर लें कि अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो हमारा जो ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट है उससे हमें पैसा मिल जाएगा, जितना भी हमें यहाँ पे लॉस होगा उसका 80% या 70% हम रिकवर कर लेंगे। ये इसका मेन पर्पस था। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया, रिटेल ट्रेडर्स ने, बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स ने हमेशा मार्केट में स्पेक्यूलेट किया है, गैम्बल किया है, तो उन्होंने इस ऑप्शंस को भी ट्रेड करना चालू कर दिया। इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें चालू कर दी, पोजिशनल ट्रेडिंग इसमें चालू कर दी, बिना ये समझे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बना। बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स का हमेशा नेचर यही रहा है कि कुछ भी ऐसी नई चीज़ उनको मार्केट में दिखती है वो उसमें गैम्बलिंग करना चालू कर देते हैं, उसमें कोई स्ट्रैटेजी बना लेंगे। और जिन भी लोगों को मार्केट में मैक्सिमम लॉस हुआ है वो हमेशा ऑप्शंस ट्रेडिंग से ही हुआ है। ओके, तो ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए नहीं बना। मतलब वहाँ पे आप अगर जितनी भी एनालिसिस कर रहे हैं 40% तो वहाँ पे स्पेक्यूलेटिव
उस चीज़ का स्पेक्यूलेटिव नेचर रहेगा ही रहेगा। 40% वहाँ पे स्पेक्यूलेशन होगा, 60% भले ही आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लें, लेकिन 40% तो वो स्पेक्यूलेटिव रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ आपको पता है कि ऑप्शंस एक स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उसको ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने आप अपना एक्सपोजर वहाँ पे लिमिट कर उसको एक लिमिटेड एक्सपोजर में रखेंगे, क्योंकि स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम सिर्फ गैम्बल कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं, आपने बाई किया हुआ है और आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं इसलिए आप ऑप्शंस खरीद रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर तरीका है ऑप्शंस को यूज़ करने का। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गैम्बल कर रहे हैं, आप स्पेक्यूलेशन में जा रहे हैं। ओके, सो ऑप्शंस के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना जो एक्सपोजर है वो बहुत लिमिटेड रखें और स्टिमुलस ड्रिवन ट्रेड वहाँ पे आप करें। ये चीज़ मैंने आपको ऑप्शंस वाले वीडियो में समझाई हुई है कि स्टिमुलस ड्रिवन ट्रेड क्या होता है, क्योंकि ऑप्शंस आपको तभी फ़ायदा देंगे जब उसके पीछे एक स्टिमुलस होगा, और उस स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं। स्टिमुलस को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद भी आपका एक्सपोजर लिमिटेड होना चाहिए ऑप्शंस में। क्यों होना चाहिए? बिकॉज आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हैं जो ओरिजिनली ट्रेडिंग के लिए नहीं बना। ओके, तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। मैं भी ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड, स्पेशली स्टिमुलस जब मुझे दिखता है मार्केट में तो हम ऑप्शंस में पोजीशन बनाते हैं। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन भी मुझसे काफ़ी पूछा जाता है, स्पेशली यूट्यूब के कमेंट्स में ये पूछा जाता है कि विच इज़ बेटर, ट्रेडिंग इंडेक्स और ट्रेडिंग स्टॉक्स। और अलग तरीके से भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आप इंडेक्स में ज़्यादा ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हैं, राइट? ये क्वेश्चन मेरे पास आता है। तो देखिए, इंडेक्स में ट्रेड करना भी ठीक है। मैं स्टॉक्स में ज़्यादा क्यों ट्रेड करता हूँ उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। लेट्स से बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, राइट? अब बैंक निफ्टी के अंदर अलग अलग बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। HDFC है, ICICI है, SBI है, और इन अलग अलग स्टॉक्स का, अगर इन स्टॉक्स को आप स्टडी करेंगे, इन कंपनीज को आप स्टडी करेंगे, तो इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी डिफरेंट है, राइट? SBI की बैलेंस शीट के नंबर्स कुछ और होंगे, HDFC के नंबर्स कुछ और होंगे, एक्सिस के नंबर्स कुछ और होंगे, राइट? तो इन सब के फंडामेंटल्स डिफरेंट हैं। बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट होती है वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। स्पेशली इसमें वेटेज भी आ जाता है कि किस स्टॉक का ज़्यादा वेटेज है, लेकिन ओवरऑल जो मूवमेंट होती है बैंक निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में, वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है। मतलब अलग अलग स्टॉक्स की मूवमेंट को कंबाइन करके उसकी जो एक एवरेज मूवमेंट आ रही है वो इंडेक्स की मूवमेंट होगी। लेकिन इन अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टर सेंटिमेंट और इन्वेस्टर इंटरेस्ट अलग अलग होता है, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स अलग अलग होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्सिस बैंक की बैलेंस शीट और HDFC बैंक की बैलेंस शीट बिल्कुल एक जैसी है, राइट? डिफरेंस होगा दोनों में, और अगर डिफरेंस है तो वहाँ पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट और इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी डिफरेंट है। तो अगर हम इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या ट्रेड कर रहे हैं? अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैं SBI में पोजीशन बना रहा हूँ, तो SBI के इन्वेस्टर इंटरेस्ट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट के ऊपर आप पोजीशन बना रहे हैं, भले ही आप इंट्राडे कर रहे हैं या आप स्विंग कर रहे हैं। जो चार्ट आप SBI का स्टडी कर रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्टर सेंटिमेंट और इन्वेस्टर इंटरेस्ट देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट में आप क्या देख रहे हैं? आप एक क्यूमुलेटिव चीज़ देख रहे हैं, उसमें एक हर स्टॉक का एक एवरेज करके वो इंडेक्स मूव कर रहा है। तो मुझे इंडेक्स को ट्रेड करने में कोई बहुत ज़्यादा सेंस ऐसा समझ में नहीं आता,
मेरा फोकस ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि मल्टी बैगर है, भले ये इंट्राडे के लिए हो या स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो। इंट्राडे की बात करें तो उस दिन जो मल्टी बैगर स्टॉक है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, बिकॉज वो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देगा। अगर बैंक निफ्टी आपको एक एवरेज रिटर्न दे रहा है उस पर्टिकुलर डे में, तो वो स्टॉक जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है वो स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक हो जाएगा उस सेक्टर में। तो इसलिए मेरा फोकस ये होता है कि हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और स्टॉक्स को ट्रेड करें, बिकॉज इंडेक्स को ट्रेड करना एक बहुत ही वेग कंसेप्ट है, एक स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं है, वो बहुत ही क्लियर कंसेप्ट नहीं है। इंडेक्स को तब ट्रेड किया जाता है जब आप एक कंट्री की या एक पर्टिकुलर सेक्टर की इकोनॉमी को एज अ जनरल आप उसके ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, राइट। कि आपके पास लेट्स से बहुत ज़्यादा कैपिटल है और आप इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपका जो ट्रेड है वो एक कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर है कि इकोनॉमी नीचे जाएगी या इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो आप निफ्टी 50 को ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि आपका एनालिसिस ये है कि इकोनॉमी नीचे जाएगी तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर नीचे जाएंगे, तो हम उस इंडेक्स को ट्रेड करें। स्पेशली आप हेज फंड्स में देखेंगे तो हेज फंड्स में अलग अलग ट्रेडिंग सेटअप्स क्रिएट किए जाते हैं। उनमें से एक होता है कि आप इंडेक्स पे ट्रेड करें और उसके कॉन्ट्ररी आप 2-3 स्टॉक्स में पोजीशन बनाएं। तो वो जो इंडेक्स वाला पार्ट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। जनरली ये देखा जाता है कि आप इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, उसके कॉन्ट्रेरियन सेक्टर जो हैं उनमें आप एक दूसरी पोजीशन बना रहे हैं, और वहाँ पे भी इंडिविजुअल स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है और सिर्फ एक इंडेक्स को ट्रेड किया जाता है, राइट। तो इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि स्टॉक को आइडेंटिफाई करके अगर उसमें पोजीशन बनाई जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न देगा कंपेयर टू इंडेक्स। किसी भी फंड का, किसी भी ट्रेडिंग डेस्क का हमेशा से मोटिव ये होता है कि हमें इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है, और इंडेक्स को ट्रेड करके आप इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड करके इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेट्स से कि इंडेक्स का जो एवरेज रिटर्न है वो 6% है और आपका जो एवरेज रिटर्न है वो 20% है, तो ये 20% कैसे होगा? इंडेक्स को आपने आउट परफॉर्म कैसे किया? स्टॉक्स में ट्रेड करके, उस स्टॉक में ट्रेड करके जिस स्टॉक की वजह से इंडेक्स जो है वो उसने थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई। अब उस इंडेक्स में और भी स्टॉक्स होंगे जो कि थोड़े से वीक होंगे, वो उस इंडेक्स को रोक रहे हैं या उसको नीचे पुश कर रहे हैं। एक स्टॉक ऐसा है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इंडेक्स को धीरे धीरे ऊपर पुश कर रहा है। तो इवन दो इंडेक्स ने आपको एक अच्छा रिटर्न दिया 6% का, लेकिन वो जो स्टॉक है जिसकी वजह से वो 6% तक गया, उस स्टॉक ने आपको 20% का रिटर्न दे दिया। तो बेटर ये है कि उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उस स्टॉक में ट्रेड किया जाए, राइट। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ स्टॉक्स में ट्रेड करने करने के ऊपर रादर देन इंडेक्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इंडेक्स में नहीं करता हूँ ट्रेड, इंडेक्स में भी करता हूँ और काफ़ी लिमिटेड। ओके, ऑलराइट गाइज, ये एक क्वेश्चन मेरे पास आया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स विच स्लॉट्स आर इम्पॉर्टेंट? और स्पेशली जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर पूछा है, कमोडिटीज़ के ऊपर नहीं पूछा। ओके गाइज, जनरली दो स्लॉट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये जनरलाइज आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्पेसिफिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 9:20 AM का जो स्लॉट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट में, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस स्लॉट में ट्रेडिंग करें, बिकॉज इस स्लॉट में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, सेंटिमेंट्स को देखना होता है। नॉर्मली लोग इस स्लॉट को मैनेज नहीं कर पाते 9:20 AM, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्लॉट है दैट इज़ 1:45 PM। ये स्लॉट में आप जिस भी तरह से आप ट्रेड करते हैं आप मार्केट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्लॉट नहीं होता, सेफ स्लॉट होता है, लेकिन इस स्लॉट में अगर आप प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं तो 145 के बाद की मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी होती हैं मार्केट में। ओके, दो स्लॉट इंपॉर्टेंट है, 9:20 AM एंड 1:45 PM। स्पेशली 1:45 PM में आपको, PM का जो स्लॉट है वहाँ पे आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। आप जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं उस टेक्निक का यूज़ करके आप 1:45 के आसपास मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइज ये एक जनरलाइज्ड आंसर हो गया जो मैंने आपको दिया। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी हैं। हर स्टॉक का और हर सेक्टर का स्लॉट डिफरेंट होता है। लेट्स से मेटल सेक्टर का स्लॉट डिफरेंट है, उस मेटल सेक्टर के अंदर टाटा स्टील का स्लॉट अलग होगा। 920 और 145 में भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन इनके इंडिविजुअल स्लॉट्स को पहचानना भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद जिस जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेट्स से कि आप वेडनेसडे को ट्रेड कर रहे हैं, उस दिन के फंडामेंटल्स भी स्लॉट्स को इफेक्ट करेंगे, स्पेशली सेक्टर लेवल पे। ओके, तो स्लॉट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस है, और बहुत सारे फंड्स में, बहुत सारे स्पेशली हेज फंड्स में एक एक्सरसाइज होती है जिसको प्रोफाइलिंग बोलते हैं। ये एक्सरसाइज मैं भी अपने स्टूडेंट्स से करवाता हूँ, स्पेशली ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले सेक्शन में। जब स्टूडेंट्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले सेक्शन में आते हैं तो उनको ये एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ। प्रोफाइलिंग में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर स्टॉक की एक फाइल क्रिएट करते हैं। जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि निफ्टी 200 के जो कॉन्स्टिट्यूएंट शेयर्स हैं, आप उन कॉन्स्टिट्यूएंट शेयर्स की अलग अलग सेपरेट 200 फाइल्स को क्रिएट करिए, और इन फाइल्स में हम जो स्टॉक है उसको रिकॉर्ड करते हैं। सो इसका एक अलग फॉर्मेट होता है, एक अलग तरीका होता है इसको रिकॉर्ड करने का, जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले सेक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स को, क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कब कब आपको रिकॉर्ड करना है, किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो निफ्टी 200 में नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो वो निफ्टी 50 में करते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी 100 में जाते हैं। इस तरह से फिर वो 200 स्टॉक्स की प्रोफाइलिंग क्रिएट करते हैं। इस प्रोफाइलिंग एक्सरसाइज का जो एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि आपको उस सेक्टर का और उस स्टॉक का स्लॉट समझ में आ जाता है, और भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, राइट। लेकिन एक इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर का, उस पर्टिकुलर मार्केट, उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो इम्पोर्टेंट स्लॉट है वो आपको समझ में आ जाता है। इंस्टीट्यूशन में भी जो प्रोफाइलिंग की एक्सरसाइज है वो इसलिए की जाती है कि एक तो आपको स्लॉट समझ में आ जाए, दूसरा आपको मूवमेंट समझ में आए, और तीसरा जब भी आप उस पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकें, राइट। लेट्स से कि आपने अशोक लेलैंड को कल के लिए चूज़ किया, राइट। तो अशोक लेलैंड की आप फाइल निकालिए, उसको स्टडी करिए, और फिर उसके हिसाब से जो करेंट सिनेरियो है आप उसमें पोजीशन बनाइए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो मैं अपने स्टूडेंट से करवाता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले पार्ट में, और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने देखा है। गाइज ये क्वेश्चन अगेन, एक स्पेशली जो लोग मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं वो ये जानना चाहते हैं, सर प्राइस एक्शन है क्या। और मुझे भी लगता है कि इस चीज़ को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है।